नेक्स्ट पॉइंट आएंगे कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। द लेवल ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। Taste and preference depend on social custom, habit of people, fashion, general lifestyle of public। अब देखो इसमें क्या है, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है एक प्रोडक्ट को लेके टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो कि इस समय पे जिस फैशन की क्लॉथ्स पहन रहे हैं ज़रूरी थोड़ी ना आज से 2 साल बाद भी हम वैसे ही फैशन की क्लॉथ्स पहनेंगे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, आउट ऑफ फैशन की होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है, और कभी कभी पुरानी ही चीज़ों की डिमांड वापस आ जाती है मार्केट में। ठीक है, जैसे पहले के जो फैशन के क्लॉथ्स थे वो फिर से यहाँ पे डिमांड में आ जाएंगे। ये होगा कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जब रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो 2 तरीके के गुड्स कौन कौन से होते हैं, गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन 2 के बारे में पढ़ेंगे, इनका ग्राफ भी होगा। सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स जो हम एक दूसरे के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। Substitute goods are those types of goods which satisfy the same type of need and hence can be used in place of one another to satisfy a given want। एक want को satisfy करने के लिए सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, उन गुड्स को सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी, या अगर कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाओ तो कोल्ड ड्रिंक में कोक पियो चाहे पेप्सी पियो कोई फ़र्क होता है नहीं, तो ये गुड्स होंगे सब्सटीट्यूट गुड्स। अब इनका आएगा ग्राफ, अब इनका ग्राफ देखो। प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड 40। अब देखो जब P 0 है और Q 0 है, उसके बाद यहाँ पे P 1 हुआ, Q 1 हुआ। कॉफ़ी की प्राइस 0 पे थी तो टी की प्राइस भी Q 0 पे नीचे दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई वैसे ही टी की डिमांड इधर बढ़ गई। क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर जैसे मान लो कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो जो कॉफ़ी के यूज़र्स हैं वो किस पे स्विच कर जाएंगे, टी पे स्विच कर जाएंगे। तो जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी उसके जो यूज़र्स हैं वो टी पे चले जाएंगे। तो ये होता है सब्सटीट्यूट गुड्स का ग्राफ। तो यहाँ पे एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये इस तरीके से शो करेंगे। समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के गुड्स में हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are those goods which are complementary to one another in the sense that they are used jointly or consumed together to satisfy a given want। इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर want को सेटिस्फाई करने के लिए जब 2 गुड्स की ज़रूरत एक साथ पड़ती है तो वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब अगर एक गुड भी तुम्हारे पास है और दूसरा नहीं है तो तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे गुड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल के लिए कार एंड पेट्रोल। कार है पेट्रोल नहीं है उसमें, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पेट्रोल है तुम्हारे पास और कार नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ये गुड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ देखते हैं। ये है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ। अब यहाँ पे तुमको वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ पेट्रोल दिखा रहा है और एक्स एक्सिस में कार का डिमांड दिखा रहा है। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया वैसे ही कार की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस अफेक्ट करेगा कार की डिमांड। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यूज़र्स ये सोचेंगे कि अगर हम पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो कार का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लास्ट फैक्टर होगा हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी। ध्यान देना इसमें। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर कमोडिटी। If the government impose taxes on various commodities in the form of GST, excise duty, the price of these commodity will increase. As a result, demand for these commodities will fall. अब देखो क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है पर्टिकुलर गुड्स में वो भी अफेक्ट करती है उसके डिमांड को। जैसे कुछ कुछ चीज़ों में जीएसटी बढ़ जाती है। अब जब जीएसटी बढ़ जाएगी तो जीएसटी के अफेक्ट से उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं कि जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी कुछ ऐसी चीज़ लग रही है गुड में जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जा रही है तो क्या होगा, उसका डिमांड फॉल हो जाएगा। या कभी कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे सब्सिडी दे देती है, अब जब सब्सिडी दे देंगी तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand states that other things remaining equal, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises। अब ये पता ही है तुम लोगों को, जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा उसका डिमांड कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो लाइन है वो ये है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस होते हैं इस लॉ के, उन एजम्पशंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका ये मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तभी अप्लाई होगी अगर तुम्हारी कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है, आप ध्यान दो, अगर जैसे मान लो कि आज मेरी इनकम 50,000 है और कल को मेरी इनकम 1 लाख या 2 लाख हो जाएगी, तो मेरी इनकम के बढ़ने की वजह से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हो सकता है मेरी डिमांड बढ़ जाए, तो ऐसे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। प्राइस नहीं चेंज होने के बाद भी डिमांड चेंज हो रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर डिमांड प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है तो वही अप्लाई करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन होगा कि इनकम कंज्यूमर की बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अभी इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। जैसे मान लो कि किसी चीज़ की अब मार्केट में डिमांड ही नहीं बची है या फैशन ही में नहीं है, अब फैशन में नहीं है, उसकी प्राइस जितनी कम हो जाए उसके बाद भी तुम उसको नहीं खरीदोगे क्योंकि वो फैशन में ही नहीं है, तो डिमांड कम हो रही है, जबकि प्राइस भी कम है तब भी डिमांड कम है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब ये है रिलेटेड कमोडिटीज़, जैसे कि मान लो टी और कॉफ़ी। जैसे मान लो कि टी की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस राइज हो गया है, तो इससे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि टी की प्राइस तो अभी भी उतनी ही है ना, उसके बाद भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। बस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसका मतलब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप में बनता है, तो क्यों बनता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हम पढ़ने जा रहे हैं और ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विद एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब यहाँ पे तुम लोग पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना। जैसे मान लो कि बहुत भूख लगी है, ठीक है, बहुत भूख लगी है और तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अपना मील। अब मील स्टार्ट कर रहे हो, तुमने सबसे पहला पराठा खाया और उसके बाद दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तुम्हें कौन सा पराठा देगा, पहला, क्योंकि जब हमने पहला पराठा खाया था तो हमें सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद जब हमने दूसरा खाया तो ठीक ठाक हमें लग रहा था, उसके बाद भी हमने खाया, फिर हमने तीसरा खाया, और उसके बाद हमारी जो वांट है उस चीज़ को लेके वो धीरे धीरे कम होती गई। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे ही हम किसी भी कमोडिटी का एक और यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारी डिमांड होती है वो कम होती जाती है। ये पहला रीज़न है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का। दूसरे पॉइंट में आएंगे इनकम इफेक्ट। इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्राइस चेंज अफेक्ट्स कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड लेड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। इनकम इफेक्ट, अब ये कह रहे हैं कि कभी कभी किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने पर हमारी डिमांड उसको लेके अगर सेम है तो हमारी इनकम पे इफेक्ट आ जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो, अब जैसे कि मान लो कि हर महीने हम पेट्रोल पे, मान लो कि पेट्रोल पे हम हर महीने 5,000 स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ कर दिए, तो जो हर महीने हमारा वहाँ पे कंजम्पशन 5,000 का जा रहा था, अब वो कम होने की वजह से 3,500 ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,500 की हमारे लिए बचत हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी इनकम उस हिसाब से बढ़ गई। जैसे कि मान लो कि किसी इंसान की इनकम 1 लाख रुपीज़ है और उस 1 लाख रुपीज़ में हर महीने 5,000 सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे जा रहा था, लेकिन अब वो 5,000 नहीं जा रहा, कितना जा रहा है, सिर्फ 3,500 जा रहा है। तो इस हिसाब से उसकी इनकम 1,500 और बच गई ना उसके पास। अब वो चाहे तो इसको कहीं और चीज़ों पर यूज़ कर सकता है। इसी को बोलेंगे हम इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे। The substitution effect is the effect that a change in relative price of substitute goods has on quantity demanded. अब देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है और उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो वो हमें चीपर लगने लगेगा वैसे ही, और हम उस पर स्विच हो जाएंगे। इसी को बोलेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मिलके क्या बनता है, प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट जो है पॉइंट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ड्यू टू इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। At the same time, when the price of commodity falls, many new consumer will start purchasing this commodity.
अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस कम हो गई है, तो उसकी प्राइस कम हो गई है तो उसकी वजह से तुम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम पहले से कोई कमोडिटी स्टार्टिंग से खरीद रहे हो, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइसेस ज़्यादा थी ना, तुम उसको कम क्वांटिटी में खरीदते थे, लेकिन अब उसकी प्राइसेस कम हो गई तो उसको तुम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, नए कस्टमर्स भी तो आएंगे उस चीज़ को परचेज करने के लिए, तो ये होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। There are some goods which can be put on number of uses. Some of these are important while other are less important. इसका देखो क्या मतलब है, जैसे मान लो कि तुम कोई कमोडिटी खरीद रहे हो, ठीक है। अब उसकी प्राइस की वजह से ज़्यादा अमाउंट में नहीं खरीद पा रहे, लेकिन उस कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मिल्क है, ठीक है। मिल्क तुम चाय बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, मिल्क से पनीर बना सकते हो, कर्ड बना सकते हो, सेवरल यूजेस हो गए ना इसके। लेकिन मान लो कि कोई बंदा ज़्यादा क्वांटिटी में उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, जो उसकी उस कमोडिटी से ज़्यादा नीड्स होंगी, सबसे अर्जेंट नीड्स होंगी, वो उसको पहले सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्ट उसके पास बच जाएगा तो वो अपनी वाली नीड्स उससे बाद में फुलफिल करेगा। ये होता है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। चलो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब कभी कभी क्या होता है, जनरल रूल क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, जनरल रूल कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इस रूल से उल्टा हो जाता है, प्राइस बढ़ने के ही साथ साथ डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, या प्राइस कम होने के साथ साथ डिमांड भी कम होने लग जाती है। तो इन पॉइंट्स को हम कहेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का कर्व देखो, पी 0 था तो क्यू भी 0 था, पी 1 हो गया तो क्यू भी 1 हो गया, पी 0 है तो क्यू भी 0 है, और पी 1 है तो क्यू भी 1 है। मतलब प्राइस बढ़ रही है और प्राइस के साथ साथ यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। यहाँ पे ये हो गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब ये वाला कर्व कब कब आएगा देखो, फर्स्ट पॉइंट होगा गिवन गुड्स। Given goods are those inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and the demand for which falls with a fall in their price. जैसे कि हम लोगों ने कल एक टॉपिक में राइस की बात की थी ना। जैसे हमने कहा था कि राइस जो होता है वो वैरायटी में आता है बहुत सारी, तो हमें 45 का मिल जाएगा, 50 का मिल जाएगा, 100 120 का भी मिल सकता है, ठीक है। अब मान लो कि राइस के प्राइजेस में फॉल आ गया, मतलब गिर गए, तो अब जो 45 का था वो तो शायद 40 में ही मिल जाए, या हो सकता है 35 में ही मिल जाए, और जो 150 का मिल रहा था हो सकता है वो 120 का मिले। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो कि जो बंदा 45 वाले खरीद रहा था, अब वो 35 के हो गए, तो अब जो मान लो 55 या 60 में मिल रहे होंगे वो उसकी रेंज में आ गए, अब वो और अच्छे वाले खाएगा। तो इससे क्या होगा, राइस की प्राइस कम हो गई है, कम होने के बाद भी जो खराब वाले राइस हैं उनकी भी डिमांड कम हो गई है। तो ऐसे गुड्स होते हैं गिवन गुड्स, जिनकी सुपीरियर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होती है। तो सब सुपीरियर सब्स्टिट्यूट है, तो अगर उसके प्राइस गिर जाएंगे तो हम और सुपीरियर क्वालिटी खाएंगे। ये होते हैं गिवन गुड्स। एमसीक्यू पॉइंट है कि गिवन गुड्स जो हैं इसको नाम दिया गया है सर रॉबर्ट गिफिन के बाद, जिन्होंने ये फिनोमिना को फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट किया था। हो सकता है एमसीक्यू में पूछना। नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल्स ऑफ स्नो अपील, ध्यान से सुनना इसको। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच सर्व एज स्टेटस सिंबल, इंक्रीज सोशल प्रेस्टीज और आर सोर्स ऑफ डिस्प्ले और वेल्थ एंड रिचनेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो, कुछ मतलब ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो स्टेटस सिंबल है हमारे लिए, ठीक है। जो रिच लोग होते हैं वो उनको फ्लॉन्ट करते हैं, जैसे डायमंड्स हैं, ठीक है। रिच लोगों को कोई मतलब नहीं है कि डायमंड्स के प्राइसेस जितने भी बढ़े वो उन्हें खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये स्टेटस सिंबल है, ठीक है। इसके लिए देखो, डायमंड्स इज ऑफन गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ दिस केस। रिच वुमेन वुड लाइक टू बाय डायमंड सिंपली बिकॉज इट्स प्राइस वेरी हाई। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो जो रिच लोग हैं वो सोचेंगे अरे वाह प्राइस बढ़ गया है, दिखावे के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, तो वो उसको और खरीदेंगे। भले ही प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड उन लोगों के लिए बढ़ जाएगी। ये होंगे आर्टिकल्स ऑफ स्नो अपील। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस बहुत ईजी है। जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस आज बढ़ गई है, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में और भी बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी, तो हम उसको आज भी उतना ही खरीदेंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा ही खरीदें। इमरजेंसी, कोविड आया था तो लोग राशन भर भर के रख रहे थे, लेकिन उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें मिले ही ना, तो
केस ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है, अब जब तुम डिमांड ज़्यादा कर रहे हो तो प्राइस तो हाई हो ही जाएंगे, प्राइस हाई हो रही है उसके बाद भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इमरजेंसी है, जैसे वॉर का केस है, पहले से ही लोग स्टॉक में रखना चाहते हैं सामान को, ये हो गई इमरजेंसी। टॉपिक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें हमें पढ़ना है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब जब कमोडिटी का खुद का प्राइस कम हो गया और खुद के प्राइस कम होने की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, पहले यहाँ पे था उसके बाद कम हो गया है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी उससे बढ़ रही है, तो ये होगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई है, कमोडिटी का खुद का ही प्राइस बढ़ गया है उसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक, हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो प्राइस सेम है कमोडिटी का, प्राइस सेम होने के बाद भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम है, प्राइस चेंज होने के बाद क्वांटिटी कम हो जा रही है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। ये है इसका डायग्राम, देख लो ध्यान से।